अब आप सुनेंगे 90.4 FM पे बातों बातों में। रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं हूँ आपके साथ आनंद, और आज बातों बातों में हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं हमारे स्टूडियो में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, श्री प्रियांक कानूनगो जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। बाल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति जानना चाहता है। बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कुछ सवाल आपसे हम लेते हैं। सबसे पहला यह कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पहले और बाद दोनों ही सूरतों में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक सार्वभौमिक स्वीकार्यता का वातावरण रहा है। हम सरसरी तौर पर यह कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में यह तय था कि एक बाल आयोग बनेगा, इसलिए बना। लेकिन सरकार की इच्छा और देश का वातावरण, देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें सार्वभौमिक बाल अधिकारों के पहले जो दुनिया का पहला जो एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसमें भारत की ओर से महात्मा गांधी ने साइन किए थे। वाह। तो भारत में सार्वभौमिक बाल अधिकार, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, तब शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे बच्चों के लिए विशेष विधि बनाने का अधिकार हो, ये सारी चीजें उन्होंने संविधान में तब भी रखी। और भारत में तो बाल अधिकारों के बारे में आप क्या ही बात करेंगे। भारत का नाम जिन सम्राट भरत के नाम पे रखा गया, वो वस्तुतः एक एबंडेंट चाइल्ड थे। हम सभी ने, श्रोताओं ने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी है। बिल्कुल। सम्राट भरत और शकुंतला के गंधर्व विवाह के फलस्वरूप जन्मे पुत्र भरत को जब अबंडन कर दिया गया, तो महर्षि कण्व ने न केवल बालक का पालन पोषण किया, बल्कि सुनिश्चित किया कि उसको उसके अधिकार मिले। बिल्कुल। उसको अपने पिता की संपत्ति का राजपाट करने का नैसर्गिक संविधान, उस समय का जो मूल अधिकार था उसका, वो उसको मिले। आगे चल के वो बालक सम्राट भरत बना, और उस सम्राट भरत के नाम पे भारत का नाम भारत है। इसलिए भारत में बाल अधिकार की बात उतनी ही पुरानी, उतनी ही प्राचीन, उतनी ग्राह्य है जितना भारत है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से भारत में क्या बाल अधिकार है उसको आपने जोड़ा है। सर, जैसे सामान्य जो हमारे श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि एक बच्चे का क्या क्या अधिकार है। देखिए, सार्वभौमिक रूप से बच्चों को 4 अधिकार मिले हुए हैं। राइट टू सर्वाइवल, उसको जीने का अधिकार है जी। राइट टू डेवलपमेंट, उसमें उसका शिक्षा का अधिकार है, उसका इलाज का अधिकार है, इस सब तरीके के अधिकार उसके। राइट टू प्रोटेक्शन, उसको किसी भी प्रकार के हिंसा, वायलेंस से प्रोटेक्शन का अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेशन, उसको उसके प्रति, उसके आसपास हो रहे निर्णयों में भागीदारी का अधिकार है। ये 4 सार्वभौमिक अधिकार। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और क्या चुनौतियां हैं इन अधिकार को प्राप्त करने में? देखिए, चुनौती जो है वो सबसे बड़ी हमको ये आती है जब हम बच्चों के बीच में काम कर रहे होते हैं, तो लोगों के बीच जागरूकता का एक अभाव, लोगों की समझ में अंतर, ये एक बड़ा कारण होता है जब बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस समझ में अंतर केवल समाज में नहीं है, ये सरकारों में भी है। बिल्कुल। तो सरकार और समाज के बीच का, लोगों के बीच का समझ का अंतर ही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि समझ ही की सबसे बड़ी चुनौती होती है। सामाजिक व्यवस्था में कौन सी कमियां या खामियां आप पाते हैं जो बच्चों की परवरिश या उसके अधिकार के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? आनंद जी, समाज जो है वो लगातार विकास की अवस्था में है। जी। सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्थाओं का नियंत्रण किसी न किसी अथॉरिटी के हाथ में होता है। हम ऐतिहासिक रूप से भारत में देखें तो कुछ व्यवस्थाएं हैं समाज की, कुछ इकाइयां हैं, कुछ अथॉरिटीज हैं, जैसे परिवार। बिल्कुल। अगर नियंत्रण परिवार के हाथ में है तो सब ठीक है। अगर परिवार नहीं उठा पा रहा जिम्मेदारी तो सरकार। बिल्कुल। कुछ हद तक सरकार का हस्तक्षेप ठीक, लेकिन सरकार व्यवस्थाओं का नियंत्रण ले ले वो भी ठीक नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा फैक्टर या सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला फैक्टर जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया है, वो है बाजार। जी। तो जब सामाजिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण बाजार के हाथ में चला गया है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। और सही कहा। और दुनिया उसी के आधार पर, बाजार के आधार पर ही सारे प्लानिंग्स करती है। ऐसे में कई देशों में देखा भी जाता है कि अगर माता पिता या परिवार सही तरीके से बच्चों का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं या फिर पारिवारिक हिंसा का वो शिकार हो जा रहा है, तो सरकार खुद आगे बढ़कर उन बच्चों का संरक्षण करती है। तो क्या भारत में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं या कुछ ऐसे अधिकार है? आनंद जी, मैं यहाँ पे इस सवाल को ही एक बार ठीक करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ ये दिखाया जाता है कि सरकार आगे बढ़ के व्यवस्थाओं को नियंत्रण में ले रही है, वो असल में बाजार से प्रभावित सरकार है। बाजार से प्रभावित इस दिशा में, जैसे नॉर्वे, वो बोलते हैं 8 साल की 9 साल की उम्र में अगर बच्चे को आप अलग बेडरूम नहीं दे रहे हैं, अच्छा, और वो माता पिता के साथ सो रहा है, तो सरकार ये मानेगी कि वो प्रोस्पेक्टिव रेपिस्ट के साथ है और उसको वहां से उठा के किसी चिल्ड्रन होम में डाल देगी जहाँ एक एनजीओ उसकी देखरेख करेगा। तो यहाँ बाजार एनजीओ है
तो ये बाजार से प्रभावित व्यवस्थाएं हैं। भारत में 24 करोड़ 25 करोड़ हाउस होल्ड है। हमारी सरकार आजादी के 70 वर्ष बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 कमरे का मकान दे रही है। तमाम विपन्नताओं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार अब मकान देना शुरू की। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हर बच्चे को अलग कमरा देना, हमारे यहाँ की पारिवारिक व्यवस्थाएं खंडित हुई पर विखंडित पूरी तरीके से नहीं हो गई अभी हम बाकी हैं। भारत में भारत का स्व अभी बाकी है। इसलिए मैंने जैसे पहले कहा था, व्यवस्थाएं परिवार के नियंत्रण में रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, यदि बच्चे का यौन शोषण होता है, परिवार बच्चे को जबरदस्ती किसी दुर्व्यापार में लगाया जाता है, वहाँ बच्चे का देख रेख की चिंता सरकार करती है। और ये नियंत्रण सरकार का, नियंत्रित हस्तक्षेप सरकार का वही होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि परिवार से बड़ा कोई भी नर्सरी नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। बाल श्रम एक बड़ी समस्या है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाए तो माता पिता बच्चों का बोझ उठा नहीं पाते हैं। इसमें बाल श्रम को रोकने की क्या व्यवस्था है? देखिए, बाल श्रम को लेकर भारत में बहुत ही प्रभावी कानून है। भारत में बाल श्रम निरोध अधिनियम है। भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी, जो मदर एक्ट है, बच्चों के संरक्षण को लेके, वो भी बाल श्रम में एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की बात करता है। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद हमको दिक्कत आती है राज्यों के स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन में। बिल्कुल। हम जैसे झारखंड की बात करें, झारखंड में बाल श्रम के नाम पे बच्चों की तस्करी, बाल श्रम में बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा है कि इसको रोकने के लिए सरकार को बार बार ऊंची आवाज में सुनाना पड़ता है। हमने बहुत सारे छोटे बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। मैं आपको खूंटी का उदाहरण दूंगा। देश भर में पहला प्रयोग हमने खूंटी से किया। अच्छा। ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाने के लिए, तस्करी से बच्चों को बचाने के लिए हमने खूंटी में वल्नरेबल बच्चों की मैपिंग शुरू की। अच्छा। खूंटी के जो स्थानीय सांसद महोदय, उन्होंने, मंत्री हैं भारत सरकार, जी बिल्कुल, अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया, गांव-गांव की बैठकों में खुद शामिल हुए और हमने 15-16 इंडिकेटर्स देखी कि कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको बाल श्रम में, ट्रैफिकिंग में धकेला जा सकता है, जिनका शोषण हो सकता है, जिनके घर में दिव्यांगता है, बच्चे दिव्यांग हैं, वो एक बार ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुके हैं, घर में कोई शराब के व्यसन से पीड़ित है, जुए के व्यसन से माता पिता कोई पीड़ित हैं, या उनका पक्का मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, आउट ऑफ स्कूल है, ड्रॉप आउट, तमाम बहुत सारी चीजें हमने शामिल की। और गाँव के ही 10-12 स्टेक होल्डर्स, सरपंच, सचिव, वुमेन एंड चाइल्ड कमेटी पंचायत की, एजुकेशन कमेटी पंचायत की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ब्ला ब्ला करके हमने सबको साथ बिठाया और उनसे ऐसे बच्चों की सूची तैयार करवाई। हमको 4000 से ज्यादा बच्चों की सूची तैयार हुई। उनको हमने भारत सरकार की और राज्य सरकार की भी परिवारों को उन स्कीम से जोड़ने का काम शुरू किया। अच्छा। उसमें चाहे रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, चाहे अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो, चाहे मनरेगा की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्पॉन्सरशिप योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप योजना हो, तो ये एक ट्रैकिंग का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की शुरुआत हमने खूंटी से की। अब इसका प्रयोग हम आसाम में कर रहे हैं, इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये एक, मैं कहना चाहूंगा कि इस बुराई को रोकने का, ट्रैफिकिंग की बुराई को रोकने का, तस्करी की, बच्चों के श्रम के लिए उनको गलत तरीके से ले जाने की बुराई को रोकने का जो एक बड़ा काम शुरू हुआ देश में, वो झारखंड की धरती से हुआ, खूंटी से हुआ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और इसमें सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। आप सिविल सोसाइटी से क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं सिविल सोसाइटी से ये आह्वान करना चाहूंगा कि भाई, देश की समस्याओं को देश के चश्मे से देखिए। हो सकता है कुछ विदेशी लोग आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा ले लीजिए पर चश्मा अपना लगा लीजिए। तो वहाँ से पैसा लें, लेकिन उनके विचार न लें। देश को देश के विचारों के आधार पे ही ठीक किया जा सकता है। आप एजेंडा के आधार पे पैसा लेके काम ना करें। खास तौर पे झारखंड में हमने पिछले दिनों एक चिल्ड्रन होम में जाके देखा, एक नामचीन फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, और उसने जो है रांची में बच्चों को रखा हुआ था चिल्ड्रन होम में, और कई सारे मुकदमे अभी उसके ऊपर दर्ज है। यहाँ बच्चों के साथ चिल्ड्रन होम में रेप हो रहा था, उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा था, और FIR दर्ज नहीं कर रहे थे लोग। ये तो बहुत निंदनीय है। तो इस तरीके के NGO से समाज को सचेत होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि किसी भी कानून की जानकारी अगर बचपने में थोड़ी सी दी जाए उनके पाठ्य पुस्तक में, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको पता रहता है कि बाल अधिकार जो है क्या है, और मुझे एक नागरिक होने के रूप में कैसे उस पर एक्ट करना चाहिए। क्या कोई ऐसी योजना है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक में भी इस अधिकार से संबंधित कुछ कंटेंट दिया जाए? डेफिनेटली NCERT के साथ इस बारे में लगातार बातचीत होती है। NCERT ने पिछले दिनों बैक पेज पर भी अपनी सभी पुस्तकों के पॉक्सो, बच्चों के यौन शोषण से बचाने वाले कानून के बारे में जानकारी दी, और अन्य प्रकार से, जैसे
नई शिक्षा नीति जी। में हम लगातार इसको मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं कि बच्चों का जब पाठ्यक्रम तैयार हो तो उसमें बाल अधिकारों की जानकारी उनके पास पहुंच सके। जी, अब अंतिम सवाल की ओर हम लोग हैं कि जैसे कि आज आप रेडियो खांची जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, समुदाय के प्रति इसकी बड़ी अपनी एक जवाबदेही है। जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी हम करते हैं कंटिन्यूअसली। तो आप क्या मानते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो जैसे कि रेडियो खांची है वो क्या भूमिका निभा सकती है? आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरे पास तो आकांक्षाओं का आसमान है आपके लिए जी, और मैं आपसे बिल्कुल मुक्त हस्त से अगर आप देने बैठे हैं तो मैं भी झोली फैला के आपसे मांगने बैठा हूँ कि कम से कम इस विश्वविद्यालय के छात्रों को ये प्रेरित करिए कि अपने आसपास किसी भी बच्चे के साथ अगर शोषण होता है इसकी रिपोर्ट करें। अपने गांवों में, अपने स्टेशनों पे निगरानी रखें कि यहाँ से एक भी बच्चा ट्रैफिक न हो पाए। बिल्कुल। ये अगर रेडियो खांची और रेडियो खांची के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र हमारी मदद कर सके कि ट्रैफिकिंग के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ सके, बिल्कुल, तो सबसे बड़ा एहसान देश के ऊपर होगा, देश के भविष्य के ऊपर होगा। जी, और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि रेडियो खांची बाल अधिकार और बाल श्रम के लिए जो भी विशेष दिवस बनाया गया है उस पर हम लोग खास तरह के कार्यक्रम बनाते हैं और समाज में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो समय बहुत कम ही है और कम में बहुत दमदार सवालों का बहुत ही ज्यादा दमदार उत्तर आपने सुना। रांची श्री प्रियांक कानूनगो जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष हैं, आपने अपना कीमती समय रेडियो खांची के श्रोताओं के लिए दिया है। पूरे रेडियो खांची और रांची विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ। ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।